सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जानकारी हमको है। क्या क्या हमने देखा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पहले परिचय देखा हमने। तो परिचय देखने के बाद हमने क्या देखा कि ये आदि इतिहास के क्रम में इतिहास का एक बिंदु है। यानी आदि इतिहास का मतलब जिसकी हमें जानकारी लिखित प्राप्त है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक, इसी के क्रम में देखा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हो रहा है? 1750 बीसी में। 1750 बीसी में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। क्या पतन की सटीक जानकारी हमारे पास है? तो जब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की सटीक जानकारी नहीं है तो हमारे पास वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति की भी सटीक जानकारी नहीं है। तो इस वैदिक सभ्यता को कुछ इतिहासकार आदि इतिहास का ही भाग मानते हैं। ठीक है, लेकिन जब टाइम बीता और 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी का टाइम जो वर्तमान में क्या कहलाता है? वैदिक काल। इस काल की जानकारी शुरुआत में वैदिक लोगों को नहीं थी। यानी जो भी वेद हैं, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, ये जो वेद हैं इन वेदों का संकलन इस काल में नहीं हुआ। नहीं समझे मेरी बात? जो वैदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? वेद। वेद कितने? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यानी ये है जानकारी का स्रोत। लेकिन जब वैदिक सभ्यता चल रही थी 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, इस काल में इन वेदों को लिखा नहीं गया। यानी वैदिक सभ्यता के लोगों को बोलने का ज्ञान था लेकिन लिखने का ज्ञान नहीं था। तो अपनी जानकारी वो कैसे दे रहे हैं? सोचो, दिमाग लगाओ। सिर्फ मौखिक। यानी एक पीढ़ी अपने सारे ज्ञान को दूसरी पीढ़ी को बोल बोल के स्थानांतरित करेगी। ऐसे धीरे धीरे 100 साल, 200 साल, 500 साल और 900 साल बीत गए। यानी 900 साल की जानकारी वैदिक सभ्यता के लोगों को कैसे प्राप्त हुई? अपने पूर्वजों के मुंह से सुना, सुन के याद रहा जितना याद रहा। जैसे मान लो मेरे पिताजी ने हमसे कुछ बातें की, क्योंकि लिखित जानकारी यानी लिखने का ज्ञान मेरे पिताजी को नहीं है, हमको भी लिखने का ज्ञान नहीं है मान लो, तो जो भी जानकारी, जो भी परंपराएं हैं मेरे पिताजी हमको कैसे देंगे? मौखिक, मुंह से बोल के देंगे। अब हमें जितना याद रहा, उन्होंने सब कुछ बोला, लेकिन ये डिपेंड करता कि हमें कितना याद है। मान लो हमें उसका 90% याद रहा, अब 90% हम अपनी पीढ़ी को क्या ट्रांसफर करेंगे? तो जितनी चीज़ें याद रही हमने अपने बच्चे को बता दी। उस बच्चे के पास कितना पहुंचा? 70%, 60%। अब मेरा बच्चा बड़ा होगा, फिर अगली बार उस पीढ़ी को जानकारी कैसे देगा? मौखिक। कितनी पहुंची? 50%, 40%। ऐसे ऐसे जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, क्या ये पूरी सटीक जानकारी दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। जितना याद रहा लोगों को उतना लिपिबद्ध कर दिया गया। हालांकि फिर भी अगर कहा जाए तो वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल को, यानी 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक थोड़ी बहुत सटीक जानकारी हमें प्राप्त होती है, क्योंकि अब हमें लिखने का ज्ञान हो गया। हमने सुनने के बाद 600 बीसी के बाद हमारे पास लिपि भी आ गई, और जब लिपि आएगी तो हम अपनी चीज़ें जो याद हैं वो क्या कर देंगे? लिपिबद्ध कर देंगे, एक किताब के रूप में उसको संकलित कर देंगे। तो ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, सब कैसे हैं? ये स्मरण के आधार पर आधारित होकर एक वेद है। ठीक है, यानी किताब है जिसमें किसकी जानकारी होगी? वैदिक सभ्यता की। ठीक है, आज हम पूरा ये 900 वर्षों का इतिहास पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसको 2 भागों में बांटेंगे। ठीक, देखो, अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक काल को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। इन 2 कालखंडों के आधार पर समस्त वैदिक काल को पढ़ा जाएगा। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन क्या आना चाहिए? जब सभ्यता एक ही प्रकार की,
टाइम पीरियड भी एक ही प्रकार का, तो हमने इसको दो भागों में क्यों बांटा? दिमाग लगाओ। चलो, यानी अगर कहीं ना कहीं दोनों सभ्यताओं में निरंतरता है, लेकिन निरंतरता के साथ साथ जैसे ही कुछ चीजें परिवर्तित होंगी, कालखंड अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। जब इतिहासकार इसको पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के आधार पर दोनों को एक साथ नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ऋग वैदिक काल का समाज, धर्म, आर्थिक व्यवस्था, इनकी सांस्कृतिक व्यवस्था, और उत्तर वैदिक काल का समाज, धर्म, इनकी आर्थिक व्यवस्था, इनकी सांस्कृतिक व्यवस्था, इन दोनों कालों के इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं निरंतरता थी और कुछ परिवर्तन भी आ गए। तो याद रखना, सभ्यताओं को अलग अलग कालखंडों में बांटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई दिए होंगे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। जैसे ही 1000 BC आया, कुछ परिवर्तन हुए होंगे। उन परिवर्तनों के आधार पर इतिहासकारों ने कहा नहीं, ये ऋग वैदिक काल है और ये, समझ गए? तो कितने कालों में बांटेंगे हम इसको? दो, ऋग वैदिक काल और पूरा वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? 1500 से लेकर 600। पूछेगा ऋग वैदिक काल का टाइम कितना है? तो 1500 से लेकर 1000। उत्तर वैदिक काल का टाइम कितना है? यहां तक बात समझे? 3 क्वेश्चन बनेंगे पक्का। अब देखो, यानी परिवर्तन कुछ जो देखेंगे हम, उस आधार पर ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल को बांटेंगे। समाज में क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन देखो क्या हुआ, जिसकी वजह से हमने ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक को अलग किया। तो समाज में परिवर्तन हुए होंगे, श्योर। अर्थ में परिवर्तन हुआ होगा, ठीक। लेकिन जो मोटा अंतर है, जिसकी वजह से ऋग वैदिक को अलग किया गया, उत्तर वैदिक को अलग किया गया, तो आधार बताया। यूपी में एक जगह है एटा, सुना है? एटा जिले में एक जगह है अतरंजी खेड़ा। यहां से लोहे का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 1000 BC। क्या समझा रहे हैं हम तुम्हें? क्या समझा रहे हैं? हमने ये समझाया कि इस परिवर्तन के कारण इतिहासकारों ने वैदिक काल को 2 भागों में बांटा, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा। तो जब बांटेंगे तो कोई आधार होगा ना। वो आधार क्या है? कि भारत नहीं, विश्व में पहली बार लोहे के साक्ष्य कहां मिले? ये कहां है? एटा जिले। एटा कहां है? यूपी पे। और जैसे ही लोहे का प्रथम साक्ष्य मिला, इतिहासकारों ने 2 भागों में उसको बांट दिया। अब सोचो, लोहे का साक्ष्य के पहली बार है ना। सिंधु घाटी सभ्यता को लोहे का ज्ञान था? नहीं था। समझ में आ रही बात? क्या? किसको? लोहा मिलना चाहिए था ना। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा मिला है, ब्रोंज, लेकिन लोहा मिला ही नहीं। तो जब मिला नहीं तो हम क्या मानेंगे? हम यही मानेंगे कि लोहे का जानकारी नहीं है। अब मान लो अचानक से कोई खुदाई हो, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाया जाए और फिर लोहा मिल जाए, तब हम ये लाइन चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? लोहे का प्रथम साक्ष्य वहां मिला जहां पे मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर क्या कह रहे हैं हम? कि लोहे का पहली बार साक्ष्य मिला 1000 BC में। कहां पर? और जैसे ही ये साक्ष्य मिला, यानी समाज में परिवर्तन होगा। सोचो कैसे होगा। अभी तक ऋग वैदिक काल की, यानी 1500 से लेकर, थोड़ा समझना, 1500 से लेकर 1000 BC, ये ऋग वैदिक काल है। इस ऋग वैदिक काल का सबसे मुख्य पेशा क्या है? ये सभ्यता कैसी है? ग्रामीण। अगर पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल का मुख्य पेशा क्या है? नहीं, मुख्य पेशा है पशुपालन। क्यों? क्योंकि लोहे की जानकारी नहीं है। जब लोहे की जानकारी नहीं है, यानी लोहे से परिचित नहीं है, तो इनके जो हल हैं वो कैसे होंगे? लकड़ी के। लकड़ी के हल जब खुदाई करेंगे तो क्या जमीन के अंदर गहराई तक जाएंगे? ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो कृषि का अधिशेष नहीं हो पाएगा। उत्पादन की जो लिमिट है वो कम रहेगी, उत्पादन अधिक नहीं हो पाएगा। जब उत्पादन अधिक नहीं हो पाएगा तो ये अपने पेशे को मुख्य पेशा बना पाएंगे कृषि को?
नहीं बना पाएंगे ना, कृषि बहुत सीमित है। क्यों? क्योंकि लोहे की जानकारी इनको है नहीं, तो सारा ध्यान किस पर केंद्रित है? पशुपालन पर। 1000 BC में जैसे ही लोहे के साक्ष्य मिले, यानी लोहे की जानकारी इनको धीरे धीरे होने लगी, हाँ या ना? जैसे ही लोहे की जानकारी होने लगी, अब इनके लकड़ी के हल किस में परिवर्तित हो जाएंगे? अब इनका मुख्य पेशा क्या बन जाएगा? यानी ऋग्वैदिक काल में मुख्य पेशा पशुपालन और गौड़ पेशा क्या है? खेती। खेती। जैसे ही हम 600 यानी 1000 से 600 BC में आए, यानी लेटर वैदिक पीरियड, इसका मुख्य पेशा क्या हो गया? खेती हो गया। और गौड़ पेशा क्या हो गया? पशु। मेरी बात समझ पाए? समझ गए? यानी ये समाज में अंतर हुआ। क्यों अंतर हुआ? बिकॉज ऑफ, अगर लोहा ना मिलता तो समाज में सिर्फ निरंतरता दिखती, परिवर्तन नहीं दिखाई देता। तो फिर ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल नहीं बैठता, पूरा वैदिक काल हम पढ़ते। लेकिन लोहे की जानकारी से इसको 2 भागों में बांट दिया गया, समाज परिवर्तित हुआ। तुम आगे वाले समय में, कल की क्लास में तुम्हें पढ़ाएंगे, ऋग वैदिक काल में जो युद्ध हुए, वो युद्ध का आधार क्या है? लोग एक दूसरे की गाय छीनते थे। अगर हम बलशाली हैं तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे और तुम्हारे पास जितनी गाय हैं उसको अपने पास रख लेंगे। क्यों? खेती कैसा है? मुख्य पेशा क्या है? जिसके पास ज्यादा गाय, जिसके पास ज्यादा मवेशी, वो ज्यादा समाज में ऊंचे स्तर पर, जिसके पास कम मवेशी वो ज्यादा कम समाज में। समझ में आ गई बात? जैसे ही खेती मुख्य पेशा बन गया, अब सोचो युद्ध होंगे तो किसके लिए होंगे? जमीन के लिए होंगे। परिवर्तन दिखाई दिया पक्का। तो जैसे ही परिवर्तन क्यों दिखाई दे रहा है? और परिवर्तन दिखने का मतलब है हम एक सभ्यता से चेंज होकर दूसरी सभ्यता में प्रवेश कर रहे हैं। आधार समझ गए? पक्का। चलो अब शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। तो जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, वैसे ही वैदिक सभ्यता भी पढ़ेंगे। क्या क्या देखेंगे इसमें? सिंधु घाटी में क्या देखा था हमने? सामान्य परिचय। इसमें पढ़ेंगे ये कहां से कहां तक फैली थी सभ्यता, विस्तार, इसका कालक्रम। ठीक। वैदिक सभ्यता में हम किस लोगों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? वैदिक इज इक्वल टू व्हाट? किसने आक्रमण किया सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर? कौन से विदेशी? आर्य। तो वैदिक सभ्यता में हम मोटा मोटा किसकी जानकारी, किसके समाज, किसका धर्म, किसकी अर्थव्यवस्था, किसकी सांस्कृतिक व्यवस्था? आर्यों की। यानी हम आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, हाँ या ना? अब जानकारी के क्रम में हम क्या देखेंगे कि आर्य क्या भारत के मूल निवासी थे? या ये बाहर से आए थे? ठीक है, पक्का। इसके बाद हम देखेंगे 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद इनकी जानकारी के स्रोत क्या हैं, हमें कहां से जानकारी मिल रही कि आर्य सभ्यता भारत के अस्तित्व में आई, है ना? इसके बाद इनका सामाजिक जीवन, किनका किनका? इनका धार्मिक जीवन, इनका आर्थिक जीवन, इनका राजनीतिक जीवन है। अबे तुम्हें अर्थ में से पैसे दिखते हैं क्या? दूध नहीं निकालेंगे गाय का? खेती करेंगे? हाँ हाँ हाँ, सब पूरा पूरा उसमें बढ़ जाएगा। हाँ, चेंज होगा ना। जैसे हम सामाजिक जीवन पढ़ेंगे तो ऋग वैदिक का सामाजिक जीवन अलग, उत्तर वैदिक का सामाजिक जीवन तुलना कर लेंगे कि क्या क्या अंतर थे। और धार्मिक जीवन, ऋग वैदिक का धर्म अलग था, उत्तर वैदिक का धर्म
अलग था। यहाँ से पहली बार शिव की पूजा की जाने लगेगी। कब? उत्तर वैदिक काल में। पहले रुद्र पूजे जा रहे हैं, रुद्र को शिव के रूप में उत्तर वैदिक काल में मान्यता प्राप्त होगी। उसी तरह से ऋग वैदिक में अर्थ कैसा था? उत्तर वैदिक में अर्थ, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, इनका मुख्य पेशा क्या है ऋग वैदिक का? पशुपालन। लेकिन अर्थ में जैसे हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में इनका मुख्य पेशा क्या हो जाएगा? समझ गए? फिर इसी तरह से राजनीतिक जीवन, राजनीति में मतलब शासन व्यवस्था कैसे संचालित हो रही थी, ऋग वैदिक काल की अलग हो रही है और उत्तर वैदिक काल की। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऋग वैदिक काल में जो राजा है वो राजा कबीले का राजा है, जिसे जनस्य गोपा के नाम से जाना जाएगा। जैसे ही ऋग वैदिक से हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे, हथियार की मजबूती बढ़ेगी, युद्ध का स्तर बढ़ेगा। अब युद्ध किसके लिए होंगे? जमीन के लिए। और जमीन के लिए युद्ध होंगे तो राजा क्या कहलाएगा? राजा जन कहलाएगा। तो जनस्य गोपा और जन दोनों में अंतर आया कि नहीं आया? ये धीरे धीरे चीजें 3 क्लासों में तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि वैदिक सभ्यता किस दिशा में चल रही है और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो क्या क्या है। सामान्य परिचय, विस्तार, कालक्रम, आर्यों के बारे में जानकारी, ये भारत के मूल निवासी थे या बाहर से आए थे, इनके जानकारी के स्रोत क्या हैं, क्या सिर्फ हमें वेद से ही आर्यों की जानकारी मिल रही है या कहीं और से, देखेंगे। उसके बाद सामान्य जीवन, उसके बाद धार्मिक जीवन, उसके बाद आर्थिक जीवन, उसके बाद राजनीतिक जीवन। समझ गए? इतने कालखंडों में इतने पॉइंट में विभाजित करके वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया जाएगा। सभ्यता, इस सभ्यता का पतन नहीं हुआ। पूछो क्यों? गुड क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पतन पढ़ा। पतन क्यों पढ़ा? क्योंकि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूल विशेषताएं थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ऋग वैदिक में देखो क्या है, यानी 1500 बीसी से लेकर जो 600 बीसी का इतिहास है, 900 वर्षों का, इसमें इसकी मूल विशेषताएं खत्म नहीं हो रही हैं। ग्रामीण सभ्यता थी और ग्रामीण सभ्यता ही रहेगी लगातार। सभ्यता का पतन तभी होगा जब उसकी मूल विशेषताएं खत्म हो जाएंगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है, लेकिन ऋग वैदिक सभ्यता का पतन, तो इसलिए पतन नहीं पड़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला देखो परिचय। क्या? हाँ, वेद हम पढ़ रहे हैं यार। वेद आज नहीं पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं और आरण्यक पढ़ रहे हैं। ये सब चीजें आज भी क्रमिक दिशा से चली आ रही हैं, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, परिचय देखो। परिचय को कैसे? 2 भाग, पहला ऋग वैदिक सभ्यता और दूसरा लेटर वैदिक सभ्यता। इसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी, इसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी। वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हो रही है। समझ में आया? वेद कितने प्रकार के? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त हो रही है। इन चारों वेदों में हमें आर्य शब्द की जानकारी हो रही है। ठीक है, वैदिक काल को हम आर्य काल के रूप में या आर्य सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। काहे? क्योंकि वैदिक जो काल है वो किसका काल है? हमें इस वैदिक काल में किसकी जानकारी पढ़नी है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? आर्य सभ्यता। इसी काल को हम श्रुति साहित्य भी बोलते हैं, यानी वेदों को हम श्रुति साहित्य भी काहे? क्योंकि वेद हमेशा लिखे नहीं गए शुरुआत में, यानी इस काल में 1500 से लेकर 600 तक 900 सालों में वेदों का लिखित जानकारी नहीं प्राप्त हुई। यानी वेद कब लिखे गए? 600 के बाद। तो कैसे फिर वेदों की जानकारी प्राप्त हुई हमें? यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम लोग ने सिर्फ सुन के वेदों की जानकारी इकट्ठा की, तो इसलिए क्या कहा गया? समझ में आ गई बात? तो चाहे वैदिक काल हो, चाहे आर्य सभ्यता हो, चाहे श्रुति साहित्य हो, बात किसकी हो रही है? वेदों की। ठीक है, इसके कितने कालखंड?
2 कालखंड, 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल, 1000 से 600, और बीच में जो काल विभाजन का जो मुख्य आधार है वो क्या है? अतरंजी खेड़ा, लोहे के साक्ष्य। अभी जब 1000 बीसी में लोहे का साक्ष्य मिला, तो क्या साक्ष्य मिलते ही लोहे की संपूर्ण पूरे विस्तृत फैला हो गया होगा? नहीं हुआ होगा ना? नहीं समझे मेरी बात? जब 1000 बीसी में लोहे का पहला साक्ष्य मिला, पहली बार आर्यों ने लोहा देखा, तो लोहा देखते ही क्या उसकी प्रॉपर यूज होने लगा होगा? पहले तो पहचानने नहीं लगा ये है क्या, इसका यूज क्या है। जैसे जब मानव ने अग्नि का आविष्कार किया, तो अग्नि का व्यापक यूज कब किया होगा? तुरंत? टाइम लगा होगा ना। पहली बार अग्नि जली, आदि मानव डरा होगा, अरे ये क्या है। फिर अचानक से ठंडी पड़ी होगी, पास गया होगा आग के पास, उसे लगा मजा आ गया, तो ठंडी दूर करने के लिए कभी बैठा भी होगा उसके ऊपर, जल गया होगा। यानी उसको यूज नहीं पता चल रहा है, उसका कितना यूज करना है। उस आग का यूज हमें खाना पकाने में करना है या खुद पकने में करना है, उसको पता नहीं था। धीरे धीरे जब उसके बारे में सटीकता प्राप्त हुई, उसे लगा कि हाँ इतनी दूर रहेंगे तब अग्नि सही है, लेकिन जैसे ही पास बैठेंगे तो अग्नि जला देगी। ये सब सही सही जानकारी होने में उसको टाइम लगा होगा। इसी प्रकार से जब लोहे का प्रथम साक्ष्य मिला, तो लोहे का व्यापक यूज करने में टाइम लगा होगा। उस टाइम को हम क्या कह रहे हैं? यानी 600 बीसी जब आई, तब वैदिक आर्य उस लोहे को बहुत अच्छे से यूज करने लगे। यानी जो शुरुआत 1000 में हो रही है, जैसे 1000 में लोहे का साक्ष्य मिला, हमने इतिहास को 2 कालखंड में बांट दिया, समझ लो। जैसे ही लोहे की व्यापक यूज होने लगा, किसका? फिर से कालखंड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यानी उत्तर वैदिक काल की सभ्यता और महाजनपद काल की सभ्यता में अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों आएगा सोचो। यह है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी लेटर वैदिक पीरियड, और यह है महाजनपद का काल, या इसी को बौद्ध काल, या इसी को जैन काल, या इसी को पुनर्जागरण का काल, ये सब कहते हैं, या इसी को द्वितीय नगर क्रांति का काल। क्या परिवर्तन आया होगा कि नहीं आया होगा? क्यों आया होगा सोचो। इस समय क्या लोहे की व्यापक यूज हो रहा है? यहां आते आते, यानी 600 बीसी से आगे आते आते हमने लोहे को बहुत अच्छे से यूज करना शुरू कर दिया। अब लोहे का जब यूज करेंगे तो सभ्यता यहां पे कैसी है? लोहे के बड़े बड़े आरे बनेंगे, लोहे के बड़े बड़े हल बनेंगे। उस आरे का यूज क्या होगा? इस ग्रामीण सभ्यता में पेड़ पौधों को काटा जाने लगेगा, और पेड़ पौधे काटने के बाद क्या बसाए जाएंगे? नगर। इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है? द्वितीय नगरी क्रांति। पहली नगरी क्रांति कौन सी है? सिंधु घाटी। और दूसरी नगरी क्रांति कौन सी है? महाजनपद काल। उत्तर वैदिक काल नहीं, उत्तर वैदिक काल को बांट दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे आ गए, इस पे प्रवेश किया, हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारे अर्थ, हमारे संस्कृति में परिवर्तन दिखा। परिवर्तन दिखा तो सभ्यता खत्म और नई सभ्यता शुरू हो जाएगी। अतरंजी खेड़ा से मिला, हाँ। अब आर्यों ने देखा कि अच्छा ये चीज है, कुछ होता है, खुदाई हुई होगी, नई नई चीजें डेवलप की गई होंगी, जहां से लोहे के बहुत साक्ष्य मिले वहां से लोहा आया होगा, उस लोहे को आरिम बदला गया होगा, खंजर बनाए गए होंगे, कुल्हाड़ी बनाई गई होगी, हल बनाए गए होंगे। किस लिए? ताकि अब ग्रामीण सभ्यता छोड़ के कहाँ आ जाएं? नगर की ओर आ जाएं। क्योंकि देखो आदमी के अंदर कुछ हो ना हो खुजली जरूर होती है, काहे की? अपने आप को विकास की ओर ले जाने की। बिना ऐसा कोई आदमी नहीं जो अपने उत्थान नहीं करना चाह रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। ये पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे, वेद लिख रहे हैं, तो इसके बाद जब इन्हें लोहा मिल जाएगा तो लोहे का यूज़ होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? और जैसे ही लोहे का यूज़ होगा, हम एक कालखंड से दूसरे कालखंड में प्रवेश कर जाएंगे। आ गई बात समझ में यहाँ तक? पक्का? श्योर? तो बस याद रखना कि लोहे का साक्ष्य पहली बार कब मिला? कहां पर? अतरंजी खेड़ा। लोहे का बहुत व्यापक प्रयोग कब होने लगा?
600 बीसी आते आते हम लोग लोहे से परिपक्व रूप से जानकार हो चुके थे और लोहे का हर क्षेत्र में प्रयोग करने लगे थे। ऐसे में जब लोहे का प्रयोग करेंगे तो हमारी सामाजिक, हमारी धार्मिक, हमारी राजनीतिक सभी स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी, और जब ये परिवर्तन होगा तो हम एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में प्रवेश कर जाएंगे। आ गई बात समझे? तो वैदिक काल क्यों है? क्योंकि इसकी स्पष्ट जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। हाँ हाँ, हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। साक्ष्य का मतलब ही लोहा यूज हुआ, लेकिन इनको नहीं पता था, नहीं समझे? लोहे, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का कहीं साक्ष्य नहीं पाया गया है। अब क्या पता इतिहास के गर्भ में क्या छुपा है, ये कौन जानता है? नहीं जानता ना कोई। जैसे जैसे परतें खुलेंगी हमारे पास जानकारी आती रहेगी, और जैसे हमारे पास जानकारी आएगी, जानकारी आपको प्रेषित कर दी जाएगी। तो जानकारी मेरी नहीं, जितनी जानकारी है किताबों की जानकारी है, ठीक है? ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अनुमान के आधार पर पढ़ते रहो, फैक्ट याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखो और पेपर पास कर लो। रिसर्चर नहीं बनना है तुम्हें कि लोहा कहाँ से लाए, कागज़ क्यों लाए, भूल जाओ भूल जाओ। जितनी जानकारी मेरे पास है बस उतना पढ़ लो, सफिशिएंट है। यूपीएससी जितना पूछता है उतना हम तुम्हें दे देंगे। ज़्यादा अध्ययन करना है तो कोई वो पढ़ लो, पीएचडी कर लो फिर इतिहास में, ठीक है? आगे चलें, समझ में आया? पक्का? इसके बाद परिचय तो देख लिया हमने, दूसरा विस्तार। तो देखो, विस्तार यानी क्या वैदिक सभ्यता बाहर से आई या इसका विकास भारत में हुआ? तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में सिद्धांत आया था इतिहासकारों का, कुछ क्या कह रहे थे कि मेसोपोटामिक सभ्यता है, उस सिद्धांत को क्या कहा हमने? विसरणवादी सिद्धांत, डिफ्यूजन थ्योरी। और कुछ इतिहासकार क्या कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अमरी नाल ग्रामीण सभ्यता से निकली है, जो भारत से ही है। इसी तरह से वैदिक सभ्यता के बारे में भी इतिहासकार दो भागों में बटे हुए दिखाई देंगे। एक लोग मान रहे हैं जिसे हम विकासवादी सिद्धांत कहते हैं, विकासवादी सिद्धांत। इनका मानना है कि वैदिक सभ्यता भारत में ही जन्मी, भारत में विकसित हुई और भारत में इसके साक्ष्य मिले। जैसे कुछ इतिहासकार के नाम लिख रहे हैं, एक है एल.डी. कल्लर, ठीक है, एक है अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद, ठीक है, एक है गंगानाथ झा, और एक है डी.एस. मिश्रा। इन सारे इतिहासकारों का मानना है कि भारत में ही वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ था। यहां तक समझ में आ गई? दूसरे सिद्धांतकारी है विसरणवादी सिद्धांत। ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे वैदिक सभ्यता के लोग यानी आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे बल्कि बाहर से आए थे। जैसे मैक्स मुलर, जैसे कीथ, जैसे एडवर्ड मेयर, जैसे दयानंद सरस्वती, ये सारे इतिहासकार क्या कह रहे हैं कि वैदिक जो आर्य हैं वो भारत के मूल निवासी नहीं है बल्कि बाहर से हैं। इसका एक बार वो ले लो, ये दोनों सिद्धांत बहुत जरूरी हैं। एक फोटो खींच लो, बाद में शेयर कर देना ग्रुप में। हाँ रिकॉर्ड होगी लेकिन ले लो, रख लो फिर भी, क्योंकि तुम लोग कब देखोगे क्या पता, ठीक है? ये नाम याद रखना। ठीक है, यानी इतिहासकारों का एक खंड क्या कह रहा है कि ये वैदिक सभ्यता के जो आर्य लोग हैं वो भारत में ही थे, भारत में इनका विकास हुआ। विसरणवादी सिद्धांत के तहत कुछ इतिहासकार जैसे मैक्स मुलर, कीथ, एडवर्ड मेयर,
दयानंद सरस्वती। इनका मानना है वैदिक सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि ये कहीं विदेशों से भारत आए हैं। ठीक है, याद रखना, मैक्स मुलर का नाम याद रखना। इन्होंने ही पहली बार 1853 में आर्य शब्द का परिभाषित किया। क्या किया? आर्य शब्द को परिभाषित। हम आर्य आर्य चिल्ला रहे हैं, आर्य का मतलब क्या है? थोड़ा समझो, इसके बारे में देख लो। मैक्स मुलर ने क्या कहा? जो आर्य शब्द लिखा गया ऋग्वेद में, उसको परिभाषित किया कि एग्जैक्ट मीन आर्य का क्या निकाला गया। देखो, यानी अगर हम आर्य शब्द की बात करें तो आर्य शब्द संस्कृत का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन या महान या बड़ा। ये आर्य शब्द की जो परिभाषित किया है, ये सबसे पहला श्रेय किसको दिया? मैक्स मुलर ने आर्य शब्द को कहा कि आर्य कोई नस्ल सूचक शब्द नहीं है, आर्य कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, बल्कि आर्य किसके लिए है? श्रेष्ठ के लिए। आर्य किसके लिए? कुलीन। आर्य किसके लिए? महान। आर्य किसके लिए? बड़ा। ये महानता कहां से? जाति से, नस्ल से, कि अपने व्यक्तित्व से? हाँ, तो जो भी व्यक्तित्व महान होगा उसको क्या कहा जाएगा? आर्य। नहीं समझे? हिटलर का नाम सुना है? हिटलर ने भी अपने आप को आर्य शब्द कहकर संबोधित किया था। यह क्वेश्चन पूछा गया। समझ में आया? नहीं समझे? तो मैक्स मुलर ने सबसे पहले आर्य शब्द को क्या किया? परिभाषित किया। कब किया? 1853। इस आर्य शब्द की को पहली बार यूज कहां किया गया? यानी ऋग्वेद में पहली बार लिखा गया आर्य, और आर्य शब्द ऋग्वेद में 33 बार यूज हुआ है। कितनी बार? तो जब मैक्स मुलर ने ऋग्वेद पढ़ा होगा, बार बार उनको क्या शब्द दिखा? अब आर्य में खुजली हुई होगी कि आर्य का मतलब क्या है। तब आर्य को उन्होंने परिभाषित करते हुए क्या निकाला? कि उस समय के लोग आर्य शब्द का मतलब निकालते थे कि श्रेष्ठ आदमी। जो श्रेष्ठ होगा वही आर्य कहलाएगा, जो श्रेष्ठ नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? अनार्य। तो आर्य अनार्य के बीच युद्ध भी हुआ है, बताएंगे कब हुआ। ठीक है, यहां तक थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? अच्छा, क्या समझ में आया थोड़ा बताओ। आ गया? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता, वैदिक सभ्यता आई। जैसे ही सिंधु घाटी के पतन की स्पष्ट जानकारी हमें नहीं है, वैसे वैदिक सभ्यता के उद्भव की स्पष्ट जानकारी हमें नहीं है। तो इसलिए कुछ इतिहासकार इसको भी आदि इतिहास के रूप में मानते हैं। ठीक, लेकिन जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की भी जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल के पतन की जानकारी हमारे पास है। बहुत स्पष्ट जानकारी है कि 600 बीसी में भारत से ऋग वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता खत्म हो गई, और उस वैदिक सभ्यता के स्थान पर कौन आया? महाजनपद काल। इसकी स्पष्ट जानकारी हमें है। तो ऋग्वेद की शुरुआत की जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमारे पास है। समझ गए? पक्का? तो जब 1750 से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ये 250 साल के बाद 1500 बीसी में शुरू हो रहा है। ये बीच के 250 साल की जानकारी हमारे पास नहीं है। यानी 1750 से लेकर 1500 की स्पष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। यानी ये इतिहास का अज्ञात हिस्सा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसी अज्ञात हिस्से में, यानी ये वाले क्या सोच रहे होंगे? सोचो, इन्होंने जब ये सिद्धांत दिया तो इसके पीछे का उद्देश्य सोचो। इन्होंने सोचा कि विकासवादी के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि 1750 में क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, और 1500 में ऋग वैदिक के रूप में आर्यों का पहला कंकाल मिला। ये 250 साल अज्ञात क्यों है? तर्क दिया होगा ना कुछ, तो दिया क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे ये क्या हो गए? पराकाष्ठा को पार कर गए। अब यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हो सकता, जनसंख्या वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में
ओवरलोडेड पॉपुलेशन को कहाँ क्या किया गया, माइग्रेट किया गया, कहाँ पर, और गांव में बसने लगे कुछ लोग। क्या हम कह सकते हैं यही लोग गांव में आके बसे, है ना? जैसे ही इसकी मूल विशेषताएं कम हुई तो मूल विशेषताएं धीरे धीरे कम हो रही ना, ये कम होते होते 250 साल लग गए, और जैसे 250 साल बीता यहां भी विशेषताओं ने जन्म ले लिया, जो इस विशेषताओं से परिवर्तित विशेषताएं थी। ये नगरी और ये कैसी हो गई, ग्रामीण। तो विकासवादी सिद्धांत के इतिहासकार क्या कह रहे हैं कि सिंधु घटी सभ्यता के जो लोग विचलित होकर गांव में बसे वही क्या है, वैदिक आर्य। आ गई बात समझ में? पक्का? लेकिन इनका मानना है क्या कि बाहर से आए। आ गए? पक्का? चलो अब इधर ले आओ, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहे हैं। हाँ लेकिन नहीं है। मैक्स मूलर का कथन जो बोल रहे मध्य एशिया, अभी बताएंगे। मैक्स मूलर कह रहे हैं कि आर्य भारत के नहीं थे बल्कि मध्य एशिया से आए हैं। अब ये सिर्फ कहेंगे नहीं, साक्ष्य भी देंगे, और साक्ष्य इनके बहुत मजबूत है, दिखाएंगे भी कैसे। अब ले आओ विकासवादी सिद्धांत। किसका? किसका विकासवादी सिद्धांत? वैदिक सभ्यता का। देखो क्या कह रहे हैं। एक आदमी है, क्या नाम लिखा था? एल.डी. कल्लर। ये कह रहे हैं कि आर्य का मूल स्थान जम्मू कश्मीर। यानी विकासवादी सिद्धांत के तहत एल.डी. कल्लर इतिहासकार आर्यों का मूल स्थान क्या बता रहे हैं? जम्मू कश्मीर। ये याद रखना है। दूसरे कौन है? अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। ये कह रहे हैं जो वैदिक सभ्यता के आर्य लोग हैं वो भारत के ही हैं। भारत के किस स्थान से? सप्त सिंधु प्रदेश। दो समझ में आ गया? अभी बताते कौन है। तीसरे, हाँ बताते हैं। तीसरे हैं गंगानाथ झा। ये कह रहे हैं जो वैदिक सभ्यता के आर्य हैं वो ब्रह्म ऋषि देश से हैं। कैसे लिखेंगे ब्रह्म ऋषि? कैसे लिखेंगे भाई? ब्रह्म, यानी गंगा यमुना दोआब। और चौथे डी.एस. मिश्रा कह रहे हैं कि आर्य जो है वो मध्य देश के हैं। मध्य देश मतलब हिमालय और विंध्य के बीच का क्षेत्र। विकासवादी सिद्धांत याद रहेगा? पक्का? एल.डी. कल्लर क्या कह रहे हैं कि आर्य वैदिक सभ्यता के जो आर्य हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं। अवनीश चंद्र और संपूर्णानंद, इनका मानना है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के क्षेत्र के निवासी थे। गंगानाथ झा कह रहे हैं कि गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में आर्य सभ्यता पनपी। इसी तरह से डी.एस. मिश्रा साहब कह रहे हैं कि ये आर्य निवासी जो आर्यों का मूल स्थान था वो मध्य देश था, जो कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। याद रखोगे? पक्का? इसको ऐसे मैप से याद रखना, हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये क्षेत्र कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कौन है इसके मानने वाले? समझ गए? सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी और सप्त सिंधु। सिंधु की 5 सहायक नदियां कौन सी हैं? चेनाब, झेलम, रावी, सतलज,
और व्यास, है ना। यानी ये 5 और 6 नदी, इधर देखो सिंधु और उसकी सहायक 5 नदियां, 5 और 1 कितनी हो गई 6, सप्त सिंधु का मतलब 7, ये 7वीं नदी जो गंगा है। इस पूरे क्षेत्र में वैदिक आर्य लोग रहते थे। ये किसका मानना है? ये है 2 लोग का मानना। कौन से? एक है संपूर्णानंद और दूसरा अविनाश चंद्र। समझ गए? एक है जो बोल रहे गंगा यमुना दोआब, ये वाला हिस्सा, इसको मानने वाले कौन है? गंगानाथ झा। ये कह रहे हैं कि जो आर्य लोग हैं वो गंगा और यमुना के दोआब में निवास करते थे। और एक अन्य है जो बोल रहे हैं, ये है हिमालय और ये है विंध्य। यहां पर जो रह रहे हैं ये सब रहने वाले मध्य देश के निवासी आर्य हैं। यानी हिमालय और नीचे विंध्य के बीच क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या कहा गया? आर्य। समझ में आई बात? तो एल.डी. कल्लर, संपूर्णानंद, अविनाश चंद्र, गंगानाथ झा और डी.एस. मिश्रा के अनुसार आर्य क्या हैं? भारत के मूल निवासी थे। ठीक, इसी तरह से हाँ, देखो तुम याद रखो, थोड़ा सा देखना समझना, ये सब अंतर निकालने हैं तुमको। वैदिक काल आते आते क्या अभी इस भारत की बात हुई है कहीं भी? सारी सभ्यताएं, चाहे सिंधु सभ्यता हो, वो कहाँ विस्तारित है? यही है ना। और तुम आर्य सभ्यता देख रहे हो तो अभी कहाँ पे है? यहीं पे है ना। यानी दक्षिण भारत की जानकारी उस समय के लोगों को नहीं थी। दक्षिण भारत तुम्हें आएगा यहां से। जैसे ही महाजनपद काल पढ़ेंगे, महाजनपद काल को पढ़ते हुए पहली बार उत्तर भारत और दक्षिण भारत, यहां से पहली बार दक्षिण भारत की जानकारी हमें धीरे धीरे मिलना शुरू होगी। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में इस भारत की जानकारी हमारे पास, सभ्यता होगी या नहीं होगी इसके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, आगे चलें। पक्का? विश्ववादी सिद्धांत को क्या कह रहे हैं? इसके तहत कीथ महोदय का मानना है कि वैदिक आर्य पामीर के पठार से आए। कहां से आए? ये कहां पर है पामीर का पठार? बुंदेलखंड। ये विसरणवादी सिद्धांत है, यानी बता रहे भारत से बाहर के लोग। तो बुंदेलखंड कहां से आ गया? हाँ, जाके देखना। दूसरे दयानंद सरस्वती साहब कह रहे हैं, कीथ और एडवर्ड मेयर, एडवर्ड मेयर का मानना है कि ये कहां से आए? पामीर के पठार। दयानंद सरस्वती का मानना है ये तिब्बत के पठार से भारत आए। यानी भारत के बाहर से आ रहे हैं ना। तिब्बत का पठार भारत में है क्या? नहीं है, तिब्बत में। पामीर का पठार विश्व की झोपड़ी कहते हैं इसको, विश्व की छत बोलते हैं, जाके देखना जीके में। नेक्स्ट, मैक्स मूलर साहब क्या कह रहे हैं कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे और बाद में भारत आकर निवास करने लगे। नहीं समझे? एक आदमी क्या कह रहे हैं, कीथ और एडवर्ड मेयर कह रहे हैं पामीर का पठार, दयानंद सरस्वती कह रहे हैं तिब्बत के पठार से, और मैक्स मूलर कह रहे हैं कि वैदिक सभ्यता के लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। और जिसमें से सबसे प्रामाणिक तथ्य किसका है? चाहे विकासवादी सिद्धांत हो चाहे विसरणवादी सिद्धांत हो, आज तक का इतिहास क्या मान रहा है कि आर्यंस बाहर से आए थे। बाहर से कहां से? मध्य एशिया, यानी तुर्की और ईरान, अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान को अलग से मानना है। हाँ, एक है अफगानिस्तान के मानने वाले कि ये अफगानिस्तान से आए। कौन कह रहा है ये? एक रूस से भी मानना है। इनके नाम नहीं याद आ रहा है, इतिहासकार नाम नहीं याद आ रहा है। कुछ इतिहासकार बोल रहे हैं अफगानिस्तान से भी आए और कुछ इतिहासकार क्या कह रहे हैं? रूस से आए। लेकिन सबसे प्रामाणिक तथ्य क्या है? तो मैक्स मूलर याद रखना। और उधर
विकासवादी सिद्धांत के तहत 2-3 नाम याद रखना, ठीक है। मैक्स मुलर सबसे इंपॉर्टेंट, यानी अधिकतर इतिहासकारों ने इनके सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान कर दी है और माना कि आर्यंस भारत के नहीं थे बल्कि मध्य एशिया से भारत आए। तो जब इन्होंने ये बोला होगा तो कुछ आधार रखा होगा, है ना। तो देखो क्या रखा, हेडिंग डालो, आर्यों की जानकारी के स्रोत। तो स्रोत के आधार पर बताया जाएगा कि आर्यों के बारे में क्या क्या जानकारी हमको प्राप्त हुई है। तो पहला है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में हम 2 अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। 2 ही अभिलेख प्राप्त हुए हैं अभी तक जो आर्यों की जानकारी हमको दे रहे हैं। यानी अगर पूछा जाए आर्यों की जानकारी के संबंध में कौन से 2 अभिलेख हैं तो अभी बताएंगे, लेकिन कितने अभिलेखों में जानकारी मिली है? 2। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अच्छा, आर्यों के बारे में कहाँ कहाँ साहित्य में मिला जानकारी बताओ? जैसे वेद, जैसे ब्राह्मण, जैसे आरण्यक, जैसे उपनिषद। उपनिषद को ही वेदांत कहा गया, अभी बताएंगे क्यों। तो अगर पूछा जाए आर्यों की जानकारी के स्रोत तो अभिलेखी स्रोत भी हैं और साहित्यिक स्रोत भी हैं। कितने अभिलेख मिले? 2। और साहित्य के रूप में क्या क्या मिला है? वेदों में भी आर्यों की जानकारी मिली है, ब्राह्मण में भी आर्यों की जानकारी मिली है, आरण्यक में भी आर्यों की जानकारी मिली। और ये क्या है, कोई बताएगा? ये वेद क्या होते हैं? किस भाषा में लिखे हैं वेद? संस्कृत। बताते हैं नहीं क्या? हाँ लिखे हैं, लेकिन संस्कृत के अलावा भी कुछ सरल भाषा है। क्या आज भी संस्कृत सरल भाषा मानी जाती है? उस समय मानी जाती होगी, उस समय बहुत कठिन संस्कृत, ठीक। तो वेदों को पढ़ने वाले कुछ सीमित लोग थे जो वेद को पढ़ पाए, सबको सबके बस की बात नहीं थी। जैसे मान लो हमने पढ़ लिया वेद और तुमको क्या कर दिया, बोल बोल के याद करा दिया। एक तो वेद हो गए, दूसरा ब्राह्मण। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो कोई पद्य है जिसकी व्याख्या करने को आती है, हाई स्कूल तो सब पास किए हो ना, कोई बताओ। अच्छा, यमक यमकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा खाए बोराय, इसका क्या मतलब है? ये अब ये चीज सबको पता है क्या कि यहाँ पे यमक और यमक किसकी बात कर रहा है? एक यमक धतूरा है और एक यमक सोना है। यानी वेद कठिन भाषा, और कठिन भाषा को सरल भाषा में समझाने के लिए क्या लिखे गए? यानी यमक यमकते 100 गुनी, मान लो ये वेद का एक हिस्सा है। अब इसको साधारण भाषा में क्या समझाओगे कि कवि यहाँ यमक का मतलब धतूरे से लगा रहा है और दूसरे यमक का मतलब सोने का मतलब सोने से लगा रहा है। अर्थात अगर यमक यानी पहला धतूरा खा लिया जाए तो आदमी पागल हो जाएगा और सोना अधिक पाया जाए तो आदमी बौरा जाएगा। ये क्या भाषा है? सरल भाषा। ये सबको समझ में आ गई ना। लेकिन क्या वो पद्य समझ में आया था? तो वेद पद्य के रूप में लिखे गए, कठिन है, और वेदों को सरल भाषा में समझाने के लिए क्या लिखा गया? ब्राह्मण। यहां तक समझ में आ गई? पक्का? अब ब्राह्मण यानी वेद के जस्ट बाद क्या लिखे गए? ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद क्या हुआ? अब यहां पे गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हो रही है। आरण्यक का मतलब क्या होता है? जंगल। गुरु अपने शिष्यों को कहां ले जा रहे हैं? जंगल ले जा रहे हैं। जंगल में शिक्षा दे रहे हैं। किसकी? यानी गुरु पढ़ा रहा है और शिष्य सुन रहा है या पढ़ रहा है। तो ऐसी चीजों का संकलन जो किया गया किसके रूप में? आर्यलक। समझ गए? यहां तक आ गई बात समझ में? अब जैसे गुरु शिष्य पढ़ रहे हैं आपस में, गुरु ने पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया। टॉपिक के बाद तुम लोग के क्या होंगे? डाउट्स होंगे। डाउट पूछोगे। डाउट जैसे पूछोगे दोनों गुरु और शिष्य के बीच क्या हो जाएगा? डिबेट होगा, संवाद होंगे, और वही संवाद क्या कहलाए? उपनिषद। समझ गए? और ये सबसे आखिरी में लिखा गया, वेदों के अंत में लिखा गया, इसलिए क्या कहा गया इसको? वेदांत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरु शिष्य, वेद बोल बोल के गुरु पढ़ा रहा है किसको? शिष्य को। सिर्फ पढ़ा रहा है तो वो आरण्यक कहलाए। अब जब पढ़ाने के बाद कुछ क्यूरियोसिटी होगी, जैसे जीवन क्या है,
मृत्यु क्या है, विश्व का सबसे बड़ा दुख क्या है, गुरु से क्वेश्चन पूछेगा ना शिष्य, और शिष्य को गुरु बताएगा। सबसे बड़ा सुख क्या है, वैवाहिक जीवन के क्या फायदे हैं, ब्रह्मचर्य रहने के क्या फायदे, ये सब क्यूरियोसिटी आएगी बच्चे के अंदर, तो बच्चा किससे पूछेगा? तो जब संवाद होगा तो वो संवाद किस नाम से कहलाएगा? समझ गए? पक्का? ये 4 भागों में यानी चारों में जानकारी किसकी मिल रही है? वैदिक काल की। यानी साहित्यिक स्रोत तो हमें हैं, अभिलेखी स्रोत हैं तो हाँ हैं। विश्व में 2 अभिलेख पाए गए जहां पे वेदों आर्यों के बारे में जानकारी मिली, और यहीं से बताया जाएगा कि वास्तव में आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। कौन बताएगा? मैक्स बोला। कैसे बताएगा? देखो, लगभग 1500 से 1600 बीसी के बीच तुर्की में एक अभिलेख पाया गया जिसका नाम है एशिया माइनर, या इसी का दूसरा नाम है बोगज कोई अभिलेख। क्या नाम है इसका? ये नाम याद रखो, पूछा गया है। क्या क्या है ये? कहां से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर या बोगज कोई अभिलेख कहां से प्राप्त है? तुर्की से। ये किसकी जानकारी दे रहा है? आर्यों के। देखो कैसे जानकारी दे रहा है। ये बता रहा है अभिलेख कि तुर्की में 2 समुदाय के लोग रहते थे, एक हत्ती समुदाय और एक मित्तनी समुदाय। क्या? तुर्की में 2 समुदाय के लोग, 2 कबीले या समुदाय, कबीला, 2 कबीले के लोग रह रहे हैं। एक कबीले का नाम क्या है और दूसरे का मित्तनी। इन दोनों कबीलों में लड़ाई होगी तो ये आए दिन लड़ते थे, ठीक है। लड़ाई को शांत करने के लिए दोनों के मध्य क्या हुआ? समझौता। और समझौते में दोनों ने कसम खाई। किसकी? भगवान की। कसम तुम लोग किसकी खाते हो? भगवान की। ये भगवान कौन है? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ये 4 भगवान की कसम इन दोनों समुदायों ने खाई और कहा कि आज से हम लड़ाई नहीं करेंगे और अपना अपना जीवन बिताएंगे। ये बात समझ आई? जैसे ही कसम खाई, इसके बाद जब ऋग्वेद पढ़ा गया तो ऋग्वेद में भी यही 4 देवताओं का उल्लेख मिला है। इससे क्या पता चला कि मध्य एशिया के जो भगवान है वही वैदिक सभ्यता के भगवान। तो क्या कह सकते हो? कह सकते हो कि मध्य एशिया से आए हैं। पहली बात समझ आई कि नहीं? पक्का? यानी ये जो इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य जिनका उल्लेख एशिया माइनर या बोगज कोई में हुआ है, वही भगवान वैदिक साहित्य के ऋग्वेद में भी दिखे हैं। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि ये दोनों सभ्यताएं एक ही, यानी हत्ती या मित्तनी समुदाय के कुछ लोग बाद में भारत आ गए और भारत में वैदिक सभ्यता का जनक बन गए। आ गई बात समझ में? पक्का? तो तुर्की का अभिलेख याद रखोगे कौन सा? एशिया माइनर या बोगज कोई अभिलेख। कब का है? 1500 से 1600 बीसी में प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर 4 भगवानों का उल्लेख मिला है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। और जब बाद में ऋग्वेद का अध्ययन हुआ, अच्छा ये बताओ ये कब का अभिलेख है और ऋग्वेद लिखा कब गया है? 600 बीसी के बाद। तो पहले कौन सा हुआ? इस आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि मैक्स मूलर का जो कथन है कि मध्य एशिया से आ रहे हैं, ये सही है। आगे बात समझ में? पक्का? दूसरा अभिलेख देखो जो हमें ईरान से मिला है। ईरान से कस्सी अभिलेख मिला है। क्या मिला? कस्सी अभिलेख। और यह भी अभिलेख कह रहा है कि 2 कबीले आपस में लड़ते थे, लड़ने के बाद दोनों समझौता हुआ और इनमें से एक कबीले के लोग भारत में आकर बस गए, और वही क्या कहलाए? वैदिक काल। नहीं, हमें नहीं याद है, तुम क्या याद रखोगे? तो हत्ती और मित्तनी याद रखना बस, ठीक है। बस कस्सी अभिलेख का नाम याद रखना। अगर पूछा जाए कि आर्यों की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं, तो सिर्फ 2 अभिलेख। कौन सा? एशिया माइनर या बोगज कोई, और दूसरा ईरान से प्राप्त कस्सी अभिलेख। चले? ओके, चलो अब बस वाणी को विराम दो, हो गया बहुत ज़्यादा। बाकी इसके आगे कल चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लो 2 मिनट का।
हम पढ़ रहे हैं 900 सालों का इतिहास जो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ वैसे वैदिक सभ्यता का पतन नहीं हुआ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के हमें स्रोत नहीं प्राप्त हैं, इसी तरह हमें वैदिक सभ्यता के शुरुआत के स्रोत भी नहीं प्राप्त हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसकी स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। ठीक, वैदिक काल पूरा 1500 से लेकर 600, इसको दो कालखंड में बांटा गया। बांटने का आधार क्या है कि 1000 बीसी में अतरंजी खेड़ा से लोहे का पहला साक्ष्य मिला। जैसे ही लोहे का पहला साक्ष्य मिला, इतिहासकारों ने वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया। 1500 से 1000 तक ऋग्वैदिक काल और 1000 से 600, यानी ऋग्वैदिक में 500 सालों का इतिहास और उत्तर वैदिक काल में 400 सालों का इतिहास। टोटल 900 साल का इतिहास हम पढ़ेंगे। ठीक, फिर क्या देखा था हमने, इसका विस्तार यानी इसका कालक्रम, इसको वैदिक काल भी कहा गया, इसको आर्य सभ्यता भी कहा गया, इसको श्रुति साहित्य भी कहा गया। कहने के आधार तुम लोग को याद है क्या? क्योंकि वैदिक काल में वैदिक आर्यों की पूरी जानकारी कहाँ मिल रही है हमें? वेदों में, इसलिए इसको क्या कहा गया? वैदिक काल। वेद लिखे गए तो शुरुआत में नहीं लिखे गए, यानी शुरुआत में ये स्मरण के आधार पर एक दूसरे को संबोधित किए गए, इस वजह से इसको क्या कहा गया? श्रुति साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट पे हमने क्या देखा था? इसका कालक्रम। कालक्रम में हमने क्या देखा? 1500 से लेकर 600। विस्तार में क्या देखा? विस्तार में ये देखा कि आर्य क्या वास्तव में भारत के निवासी थे या भारत के बाहर आए। जैसे ही ये बात हुई, इतिहासकार दो भागों में विभाजित हो गए, और एक तरफ विकासवादी सिद्धांत और दूसरी तरफ विसरणवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत क्या मान रहा है कि आर्यों का विकास, आर्यों का जन्म, आर्यों की सभ्यता का उद्भव भारत में ही हुआ है। जैसे जिसमें से एल डी कल्लर साहब क्या कर रहे हैं कि इनका मूल स्थान कश्मीर है। संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र क्या कह रहे हैं कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। गंगानाथ झा क्या कह रहे हैं कि आर्य गंगा और यमुना के दोआब में निवास करने वाली सभ्यता थी। और लास्ट वाले DS मिश्रा साहब कह रहे हैं कि ये मध्य देश के निवासी। मध्य देश का मतलब हिमालय से लेकर विंध्य सतपुड़ा पहाड़ी के बीच का जो क्षेत्र है वो सब आर्यों का निवास स्थान था। ठीक, इसके बाद हमने विसरणवादी सिद्धांत में क्या देखा? कई इतिहासकार कह रहे हैं कि भारत का जो आर्य है वो भारत के मूल निवासी नहीं है बल्कि बाहर से आए हैं, और जिनमें सबसे स्पष्ट जानकारी हमें मैक्स मुलर ने दी। और क्या कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है, और मध्य एशिया को स्थापित करने के लिए मैक्स मुलर ने दो अभिलेखों की जानकारी दी। पहला एशिया माइनर या बोगज कोई अभिलेख, जिसमें हत्ती और मितनी समुदाय के लोगों ने इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य जैसे भगवान की कसम खाई और युद्ध ना करने की शपथ ली। लेकिन जब हमने बाद में देखा, ऋग्वेद का अध्ययन किया, तो ऋग्वेद का अध्ययन करते हुए हमें यही 4 भगवान भी ऋग्वेद में पाए गए। इस आधार पर क्या कहा जा सकता है कि मध्य एशिया के लोग हैं। और इसी तरह से ईरान का जो अभिलेख है वो कस्ती अभिलेख, उसमें भी यही कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है जो ऋग्वेद से बिल्कुल बैलेंस बनाते हुए चल रही है। इस आधार पर क्या कहा गया कि मैक्स मूलर का जो कथन है कि वास्तव में क्या आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, तो हाँ, वो मध्य एशिया से भारत आए। बाकी कल हम देखेंगे इसका जो ये था क्या, एक सेकंड, कल हम ये पढ़ेंगे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इसके बाद सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की तरह वैदिक सभ्यता भी अपनी मूल विशेषताओं को खो देगी और 600 BC आते आते एक नए जनपद काल की उद्भव हो जाएगा, जिसे किस नाम से जानेंगे? महाजनपद काल। ठीक है, 16 महाजनपद इसी के कब्र पर बनेंगे। ठीक है, चलो बाकी कल मिलते हैं, बाय।